आज के वीडियो में द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट को समझाएंगे। देखिए, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट का एक खंड लिया गया है। ये सूर्यमुखी जो होता है, सूर्यमुखी के तने की अनुप्रस्थ काट यहाँ हमने दिखाया है। जो सूर्यमुखी है, सूर्यमुखी की जो तना होता है, तो इस तने की अनुप्रस्थ काट को लिया गया है और इस अनुप्रस्थ काट में थोड़े से भाग को यहाँ पर दिखाया गया है। इसको समझने के साथ साथ कैसे लिखना है ये भी साथ में आपको बताते हैं। देखिए, हेडिंग डालेंगे द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना और लिखेंगे सूर्यमुखी अथवा अन्य द्विबीजपत्री पौधे के तने की आंतरिक संरचना के लिए अनुप्रस्थ काट में देखने पर निम्नलिखित भाग दिखाई देते हैं। पहला भाग कौन सा है? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। देखिए, पहला भाग क्या है? ये जो एपिडर्मिस है, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? बाह्य त्वचा कहा जाता है। बाह्य त्वचा। तो ये बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस, ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं, ये ऊपरी जो भाग देख रहे हैं, ये बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहलाता है। इसलिए कहा गया यह तने की सबसे बाहरी परत होती है जो एक कोशिका मोटा स्तर है। देखिए, केवल एक कोशिका मोटा स्तर है, अन्य कोशिकाएं नहीं, केवल एक कोशिका मोटा स्तर है। एक एक करके है, बाकी और नहीं है। तो एक कोशिका मोटा अस्तर होता है। इसकी बाह्य सतह पर उप त्वचा या क्यूटिकल की परत होती है। देखिए, ये जो आप परत देख रहे हैं, ये वाली जो आप परत देख रहे हैं, ये क्या है? क्यूटिकल है, या क्यूटिकल को हिंदी में क्या कहा जाता है? उप त्वचा कहा जाता है। क्यूटिकल या उप त्वचा हिंदी में कहते हैं। तो एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है। इसमें बहुकोशिकीय रोम और स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। देखिए, ये जो सूट हेयर हैं, ये सूट हेयर इसलिए क्योंकि ये तने का अनुप्रस्थ काट है। तो इस तने के अनुप्रस्थ काट में जो रोम होते हैं, जो रोए होते हैं या रोम होते हैं, ये कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय। देखिए, कई सारी कोशिकाएं हैं इसमें। ये देखिए, तो ये कैसे रोम होते हैं? बहुकोशिकीय। जबकि जड़ वाला जब मैंने आपको समझाया था तो उसमें एक कोशिकीय रोम थे। यहां पर तने वाले में बहुकोशिकीय रोम होते हैं। तो बहुकोशिकीय रोम और स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। बीच बीच में स्टोमेटा भी होते हैं या रंध्र भी होते हैं। इसके बाद में फिर दूसरा भाग है आधास्थ त्वचा या हाइपोडर्मिस। तो देखिए, ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं, ये आधास्थ त्वचा या हाइपोडर्मिस कहलाती है। आधास्थ त्वचा या हाइपोडर्मिस कहा जाता है, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं पूरा। अब यह बाह्य त्वचा अथवा एपिडर्मिस के ठीक नीचे कई कोशिका मोटा स्तर होता है। देखिए, एपिडर्मिस के ठीक नीचे है और कई कोशिका मोटा स्तर है। 1 2 3 4 कई स्तर होते हैं। इसलिए कहा गया कि कई कोशिका मोटा स्तर होता है। इसकी कोशिकाएं कोनों पर मोटी होती हैं। देखिए, इसीलिए इसमें यहाँ पर ये काला काला सा दिखाया गया है, क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं हैं ये कोनों पर मोटी मोटी हैं, इसलिए काले भाग को दिखाया गया है। तो इसकी कोशिकाएं कोनों पर मोटी होती हैं। इनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं। देखिए, कोई भी अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जा रहा है, कोई भी खाली स्थान नहीं पाया जा रहा है। जो हाइपोडर्मिस होती है या अधस्थ त्वचा होती है तने में या स्टेम में, तो स्थान नहीं होते हैं। ये कोशिकाएं स्थूल कोण ऊतक या कोलेन कायमा की बनी होती हैं। अगर पूछा जाए ये जो हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं होती हैं तने में, ये किस ऊतक की बनी होती हैं? तो स्थूल कोण ऊतक या कोलेन कायमा की बनी होती हैं। और इसके बाद है, इनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होता है। यानी इनमें हरित लवक भी होता है। हरित लवक को अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो चाहे हरित लवक होता है या क्लोरोप्लास्ट भी होता है। और ये जो हरित लवक होता है, इसी हरित लवक के कारण ही तने हरे दिखाई देते हैं। जो तने होते हैं वो हरे हरे से हमें दिखाई देते हैं, इसीलिए तना हरा दिखाई देता है। और फिर अगला भाग है बल्कुट या कॉर्टेक्स। तो यह मृदुतकी कोशिकाओं का बना कई कोशिका मोटा अस्तर है। देखिए, जो कॉर्टेक्स है, ये वाला भाग यहां से लेकर के ये जो पूरा भाग देख रहे हैं, ये कॉर्टेक्स या बल्कुट कहलाता है। बल्कुट ये किस कोशिका का बना होता है? तो कहा गया है कि पैरेन्काइमा या मृदुतकी कोशिकाओं का बना और कई कोशिका मोटा स्तर होता है। कई कोशिका मोटा स्तर है, कई स्तरों का बना होता है। और इसकी कोशिकाएं प्रायः गोल होती हैं। देखिए, सभी कोशिकाएं गोल गोल सी इसमें हैं। तो इसकी कोशिकाएं प्रायः गोल होती हैं और अंतराकोशिकीय अवकाश काफी स्पष्ट होते हैं।
देखिए इसमें बीच बीच में जगह भी पाई जा रही है। जो अंतरा कोशिकीय अवकाश है, ये देखिए जो बीच में खाली जगह होती है, इसे ही क्या कहा जाता है? अंतरा कोशिकीय अवकाश कहा जाता है। अंतरा कोशिकीय अवकाश होते हैं जो खाली जगह होती है कोशिकाओं के बीच में, तो इसीलिए कहा गया है कि अंतरा कोशिकीय अवकाश काफी स्पष्ट होते हैं। बलकुट की कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ तथा जल संचित रहता है, यानी इन्हीं कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ और जल संचित रहता है। फिर इसके बाद में अगला भाग है अंतस्थ त्वचा या इंडोडर्मिस। तो यह बलकुट का अंतिम स्तर होता है। देखिए चित्र में दिखाते हैं आपको। जो एंडोडर्मिस है, ये बलकुट जो होता है इसका अंतिम स्तर होता है। ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं पूरा, ये वाला जो भाग है ये क्या है? एंडोडर्मिस है या अंतस्थ त्वचा है। एंडोडर्मिस या अंतस्थ त्वचा होती है, बलकुट का अंतिम भाग होता है। और इसकी कोशिकाएं पीपे के आकार की होती हैं। ये तरंगित पट्टी की तरह होती हैं। जो इसकी कोशिकाएं हैं कैसी हैं? पीपे की आकार की हैं। देखिए लंबी लंबी सी हैं, बैरल शेप्ड होती हैं। बैरल शेप्ड या पीपे की आकार की होती हैं और आपस में बिल्कुल सटी हुई होती हैं। कहीं भी कोई भी स्थान नहीं है, बिल्कुल आपस में सटी हुई होती हैं। और तरंगित क्यों कहा गया? देखिए इस तरह से तरंग जैसी बनी हुई है। तरंगित, ये देखिए ये तरंगित होती हैं, इसीलिए इसमें कहा गया तरंगित पट्टी के रूप में होती हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में मंड कण होते हैं और इसी में मंड कण भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए इस स्तर को मंड स्तर या स्टार्च सीड भी कहा जाता है। इस स्तर को क्या कहते हैं? मंड स्तर या स्टार्च सीड भी कहते हैं। देखिए अगला भाग है परिरंभ या पेरिसाइकिल। तो यह कई कोशिका मोटा स्तर होता है। जो परिरंभ है, पेरिसाइकिल है, ये देखिए ये पेरिसाइकिल है या इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? परिरंभ कहा जाता है। ये कई कोशिका मोटा स्तर, देखिए कई स्तरों का बना होता है, 1 2 3 4 कई कोशिका मोटा स्तर होता है परिरंभ या पेरिसाइकिल। जो 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, यानी जो परिरंभ होता है, पेरिसाइकिल होता है, ये 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसकी कुछ कोशिकाएं मृदुतकी और कुछ भाग दृढ़ोतकी कोशिकाओं का बना होता है। यानी कुछ कोशिकाएं मृदुतक की बनी होती हैं और कुछ कोशिकाएं दृढ़ोतक की बनी होती हैं। इसीलिए कहा गया 2 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं। संवहन पूल या वैस्कुलर बंडल के ठीक बाहर की ओर कोशिकाएं दृढ़ोतक होती हैं। जो संवहन पूल होते हैं, जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, इनके ठीक बाहर की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? दृढ़ोतक होती हैं और ये अर्धचंद्राकार होती हैं, अर्धचंद्राकार। और वैस्कुलर बंडल के बीच वाले स्थान में मज्जा रश्मियां या मज्जा किरणों के सीध में परिरंभ की कोशिकाएं मृदुतकी होती हैं। जो मज्जा रश्मियां होती हैं या मज्जा सीध होती हैं, इसमें सीध में जो होती हैं ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृदुतकी होती हैं। फिर अगला है संवहन पूल या वैस्कुलर बंडल। तो संवहन पूल एक घेरे में स्थित होते हैं। देखिए जो संवहन पूल हैं, अगर पूरा ये चक्र लिया जाता, ये तो एक थोड़ा सा भाग लिया गया है इतना सा, अगर ये पूरा चक्र लिया जाता तो संवहन पूल एक घेरे में स्थित होते हैं। एक संवहन पूल संयुक्त बाह्य फ्लोएमी तथा वर्धी होता है। हर एक जो संवहन पूल है, जो वैस्कुलर बंडल है, ये संयुक्त होता है, बाह्य फ्लोएमी होता है। बाह्य फ्लोएमी का मतलब ये होता है कि वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम बाहर की ओर है। बाह्य फ्लोएमी क्या है? कि वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम जो देखिए ये है, ये बाहर की ओर होता है। और वैस्कुलर बंडल में जाइलम अंदर की ओर होता है। जो जाइलम है ये अंदर की ओर, फ्लोएम बाहर की ओर, जाइलम अंदर की ओर होता है। जिसमें प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर, देखिए जो प्रोटोजाइलम है ये केंद्र की ओर है, मेटाजाइलम ये बाहर की ओर होता है। तो जिसमें प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर, मेटाजाइलम बाहर की ओर होता है। वैस्कुलर बंडल 6 से 15 तक होते हैं। अगर सूर्यमुखी की बात की जाए तो उसमें वैस्कुलर बंडल 6 से 15 तक होते हैं। फिर अगला है मज्जा रश्मियां। तो देखिए ये जो मेडुलरी रेज लिखा गया है, यही मज्जा रश्मियां होती हैं। तो 2 संवहन पूलों के बीच मृदुतकी कोशिकाओं की बनी संरचना मज्जा रश्मियां कहलाती हैं। ये मज्जा या पित्त से लेकर परिरंभ तक फैली रहती हैं। जो पित्त होता है, देखिए जो पित्त है और जो पेरिसाइकिल यहां तक फैली रहती है पूरा। मज्जा रश्मियां जो होती हैं, कहा गया है कि 2 संवहन पूलों के बीच मृदुतकी कोशिकाओं से बनी संरचना है। ये मज्जा या पित्त से लेकर परिरंभ तक फैली रहती है। मज्जा रश्मियों की चौड़ाई संवहन पूलों की दूरी पर निर्भर करती है। जो इनकी चौड़ाई है, ये जो संवहन पूल होते हैं कितनी दूरी पर स्थित हैं, इनकी चौड़ाई इस पर निर्भर करती है।
और फिर अगली हेडिंग डालेंगे मज्जा या पित्त। तो यह काफी चौड़ी व विकसित होती है। देखिए जो मज्जा या पित्त है, ये क्या है, मज्जा है, ये पित्त है। तो ये काफी चौड़ी होती है, अगर पूरा लिया जाएगा तो ये काफी चौड़ी और विकसित होती है। यह पतली भित्ति वाली मृदुतकी कोशिकाओं की बनी होती है। इसकी भित्तियां कैसी होती है, पतली पतली सी होती हैं और मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है। यह वैस्कुलर बंडलों के अंदर की ओर तने का केंद्रीय भाग बनाती है। जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उनके अंदर की ओर तने का केंद्रीय भाग बनाती है। देखिए वैस्कुलर बंडल यहाँ थे ये, तो इसके अंदर की ओर तने का बीच वाला भाग बनाती है, केंद्रीय भाग बनाती है, जो पित्त होती है, जो मज्जा होती है। और इनके बीच अंतराकोशिकीय अवकाश होते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं, इनके बीच में देखिए जगह जगह पर अंतराकोशिकीय अवकाश भी पाए जाते हैं। यानी कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होते हैं बीच बीच में, इन्हें अंतराकोशिकीय स्थान कहा जाता है या अवकाश कहा जाता है। इसलिए कहा गया कि इनके बीच अंतराकोशिकीय अवकाश होते हैं। मज्जा खाद्य पदार्थों व जल का संग्रह करती है। जो मज्जा होती है ये खाद्य पदार्थों व जल का संग्रह करती है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट को डिटेल से समझाया, अर्थात सूर्यमुखी के तने की अनुप्रस्थ काट को डिटेल से समझाया। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।